हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 और 70वीं बीपीएससी प्री परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह क्लास बीपीएससी के अलावा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें सभी प्रश्न एनसीईआरटी, एससीईआरटी और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहली क्लास होने वाली है हिस्ट्री की, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 69th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। इसमें पहला है स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग की बात करते हैं तो ये प्रथम अकाल आयोग था, यानी अकाल से निपटने के लिए इसका गठन किया गया था। और इसका गठन कब किया गया था तो 1878 में इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा तो लॉर्ड लिटन ने इसका गठन किया था। दूसरा है शस्त्र अधिनियम। शस्त्र अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट, ये कब आया था तो ये भी आपका 1878 में आया था। और किसके द्वारा लाया गया था तो लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लाया गया था। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा इसके बारे में। 1878 में आया था। इसे गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके द्वारा लाया गया था तो ये भी लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। अगला है एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल कब आया था तो ये 1883 में आया था। और किसके द्वारा लाया गया था तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे लाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बिल। और एल्बर्ट बिल ये रिपन के समय में आया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्बर्ट बिल के बारे में डिटेल से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। कब आया था तो 1883 में यह आया था और वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इसे लाया गया था। इसमें क्या प्रावधान थे उसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। देखिए पहले क्या होता था, इससे पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों या मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे। पहले क्या होता था कि यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित जो मुकदमे होते थे उनकी सुनवाई सिर्फ यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे। लेकिन एल्बर्ट बिल में कहा गया कि अब इसकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते हैं, ठीक है। यही कारण था कि संपूर्ण यूरोपीय समुदाय ने इस बिल के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। वस्तुतः यूरोपीय लोगों ने इस आधार पर बिल का विरोध किया कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यूरोपीय क्या मानते थे कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं ये योग्य नहीं है, ठीक है। इसे ही एल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। और इस बिल के अत्यधिक विरोध के चलते वायसराय ने इसे वापस ले लिया था। ये ध्यान रखिएगा, बाद में काफी यूरोपीय लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया कि जो भारतीय न्यायाधीश है ये यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई करने के योग्य नहीं है, इसलिए इसका विरोध किया इन्होंने। और बाद में विरोध के चलते इसे वापस ले लिया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। लॉर्ड लिटन की बात करें तो 1876 से लेकर 1880 तक ये भारत का वायसराय था, ठीक है। इसके समय में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। ये प्रथम अकाल आयोग था। इसके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। आर्म्स एक्ट आया था 1878 में। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 तक चला था, इसी के समय में हुआ था। रॉयल टाइटल एक्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिटन के समय में ही रॉयल टाइटल एक्ट आया था 1876 में। और इसके द्वारा महारानी विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लॉर्ड लिटन के समय में ही पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, कब 1877 में। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब रिपन की बात करते हैं तो रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक।
इसके समय में क्या हुआ था, तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसे समाप्त कर दिया था। कब? 1882 में इसे समाप्त किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और रिपन के समय में पहला कारखाना अधिनियम या फैक्ट्री एक्ट आया था। कब? 1881 में आया था। और स्थानीय स्वशासन पर सरकारी संकल्प 1882 में आया था। और इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इसी के समय में एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था 1883-84 में। ठीक है, और रिपन के समय में ही हंटर आयोग आया था जो शिक्षा से संबंधित था। ये कब आया था? तो 1882 में यह आया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहां से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ठीक है, इसमें पहला है सूची 1 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी 1905 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था ये। तत्वबोधिनी सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। 1839 में इसकी स्थापना की थी। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1815 में इसकी स्थापना की थी। देखिए यह प्रश्न 69th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें आपका ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला और सी का आपका तीसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसे ही भारत सेवक समाज कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये भारत सेवक समाज, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जाति और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना और प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्र नाथ ने तत्व रंजनी सभा की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। तत्वबोधिनी सभा का पहले नाम क्या था? तो तत्व रंजनी सभा था, बाद में इसका नाम जो है तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। और इसकी स्थापना 1839 में जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्क संगत और मानवतावादी स्वरूप को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। आत्मीय सभा, तो इसकी स्थापना जो है 1815 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, और ये एक जो है दार्शनिक चर्चा मंडली थी। राजा राम मोहन राय दार्शनिक विषयों पर बहस और चर्चा सत्र आयोजित करते थे और स्वतंत्र और सामूहिक सोच और सामाजिक सुधार को भी बढ़ावा देते थे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आत्मीय सभा 1815 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अच्छा, ये पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ये ध्यान रखिएगा, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपका 69th बीपीएससी में पूछा गया था। देखिए बीपीएससी टीआरई जो 3 हुआ था, री एग्जाम हुआ था जो, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था और कई सारे एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये वुड डिस्पैच। तो ये कब आया था? ये ध्यान रखिएगा, पहले तो 1854 में आया था। इसमें पूछा है, उसी के बारे में दिया है वुड डिस्पैच के बारे में, और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। बिल्कुल करेक्ट है, वुड डिस्पैच ने जो है उच्च स्तर के शिक्षा के माध्यम को क्या माना था? अंग्रेजी माना था। ठीक है, ये आपका पहला सही है। दूसरा है इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। ये भी आपका करेक्ट है, जो है वुड डिस्पैच ने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो ये करेक्ट है आपका दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं, एक एक पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, व्याख्या बिल्कुल स्किप मत करिए क्योंकि यहां से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं। ठीक है, देखिए साल 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को
एक प्रेषण भेजा, इसे ही वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जो वुड डिस्पैच है ये किसके समय में आया था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में यह आया था। इस प्रेषण में भारत में शिक्षा से जुड़े कई सुझाव दिए गए, इनमें से कुछ प्रमुख सुझाव इसमें दिए गए हैं, उसके बारे में देखेंगे। ध्यान रखिएगा जो वुड डिस्पैच था ये किससे संबंधित था, तो ये शिक्षा से संबंधित था। और इसमें क्या क्या दिया गया था उसको देख लेते हैं। पहला, इसमें प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को अपनाने की सलाह दी गई। इंपॉर्टेंट है, देखिए प्राथमिक स्तर पर क्या माना कि स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, वुड डिस्पैच ने माना कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाएगी वो किसमें, स्थानीय भाषा में। और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम माना, और उच्च स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी वो किसमें दी जाएगी, अंग्रेजी में दी जाएगी। ठीक है, प्राथमिक पर जो है स्थानीय भाषा को माना और उच्च पर माना आपका अंग्रेजी में। ठीक है, इसने स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इंपॉर्टेंट है ये, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर इसने जोर दिया। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसियों शहरों जैसे आपका बंबई, कलकत्ता और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थे, इसमें विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इंपॉर्टेंट है, वो डिस्पैच में कहा गया कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, और बाद में इसकी स्थापना होती भी है 1857 में। ठीक है, और क्या कहा गया था इसमें, तो शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की सलाह दी गई। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई, यानी जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण संस्थानों की सिफारिश की गई कि उसकी स्थापना की जाए। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, इसमें कहा गया। शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी की गई। ठीक है, ताकि इसमें निजी लोग भी आ सकें, यानी प्राइवेट लोग भी आ सकें इसमें। वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, वुड डिस्पैच को जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच में दिए गए सुझावों को काफी हद तक लागू किया गया। 1857 में कलकत्ता, बंबई व मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए तथा कुछ समय बाद सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी कर दिया गया। जो कहा गया था उसमें कुछ लागू भी किया गया, जैसे 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में जो कहा गया था कि लंदन के विश्वविद्यालय के तर्ज पर विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, उसकी स्थापना की गई। और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बेथुन स्कूल की स्थापना एक सार्थक परिणाम रहा इसका। चार्ल्स वुड द्वारा अनुमोदित विधियों व आदर्श लगभग 50 वर्षों तक प्रभावी रहे। इस प्रकार वुड डिस्पैच भारत की भावी शिक्षा के विकास हेतु क्रांतिकारी दस्तावेज साबित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, मुगल काल के दौरान किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था, तो सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा सूरत बंदरगाह। देखिए, मध्यकाल के दौरान या दुनिया के, यानी सूरत बंदरगाह था, या दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे मक्का का द्वार कहा जाता है क्योंकि कई तीर्थयात्री सूरत से समुद्री मार्ग से यात्रा करते थे। इसे पश्चिम एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसे पश्चिम एशिया का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि सूरत अन्य एशियाई देशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले सामान और कपड़ों का मुख्य केंद्र था। ठीक है, मक्का का द्वार इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहां से लोग जो है मक्का जाते थे। ठीक है, सूरत जो है गुजरात में है, गुजरात का एक शहर है, और ये वस्त्रों के लिए जाना जाता है, और यह अब हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए भी यह जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री थे जो हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे। देखिए, जो फाहियान था जो ये किसके समय में आया था, चीनी यात्री था, तो ये तो सही है, लेकिन हर्ष के समय में यह नहीं आया था। ये किसके समय में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसके समय में आया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश का शासक था। दूसरा है जो हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो ये देखिए, तो ऐसे ही गलत हो गया, जो हेनसांग था ये हर्ष के समय में आया था, उल्टा दिया इसमें। ठीक है, ये भी चीनी यात्री था, और ये किसके समय में आया था, हेनसांग, तो ये हर्ष के समय में आया था। तो दोनों कथन आपके क्या है, गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उल्टा दिया है। ठीक है,
फाहियान पहला चीनी बौद्ध यात्री था, ये ध्यान रखिएगा, पहला चीनी बौद्ध यात्री था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसके समय में यह आया था। ठीक है। और ह्वेनसांग जो था ये राजा हर्षवर्धन के समय में यह आया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलबन ने नवरोज की शुरुआत की थी। ठीक है। बलबन की बात करते हैं तो बलबन जो है ये गुलाम वंश का शासक था। और इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ठीक है। इसका वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। उसने 1265 से लेकर 1286 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ठीक है। 1265 से लेकर 1286 तक शासन किया, इंपॉर्टेंट है ये। बलबन ने अपने दरबार के लिए कुछ नियम और कानून बनाए और उन्हें सख्ती से लागू किया, जिसमें आपका था सिजदा और पैबोस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। सिजदा क्या होता था? तो जमीन पर लेटकर राजा का अभिवादन करना था। और पैबोस क्या होता था? तो राजा के पैर चूमना, ये पैबोस कहलाता था। ये प्रथा इसने जो है लागू किया था बलबन ने। और फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत भी किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है। और बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? मैथिली भाषा का जो विकास था किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कर्नाट वंश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाट वंश के समय में, ऑप्शन सी। देखिए, मैथिली भाषा का विकास कर्नाट वंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। कर्नाट वंश, इसे ही सिमराव वंश या इसे ही देव राजवंश कहा जाता है। इसका जो है उदय कब हुआ था? तो 1097 ईस्वी में मिथिला में इसका उदय हुआ था, यानी इसका स्थापना हुई थी। यह एक क्षत्रिय वंश था जिसकी राजधानी क्या था? बारां जिले के सिमरौनगढ़ में थी। इसकी राजधानी सिमरौनगढ़ थी और इसीलिए इसे सिमराव वंश भी कहा जाता है। इसका संस्थापक कौन थे? तो इंपॉर्टेंट है ये, नानदेव जो है क्या थे? इसके संस्थापक थे कर्नाट वंश के। कर्नाट वंश को ध्यान रखिएगा, मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अंतिम शासक भी पूछा जाता है। अंतिम शासक कौन थे? तो राजा हरिसिंह देव इसके अंतिम शासक थे। और ये राजा हरिसिंह देव ने मैथिली भाषा के संरक्षण की शुरुआत की थी। ठीक है। ये क्या थे? अंतिम शासक थे और इन्होंने मैथिली भाषा के संरक्षण की शुरुआत की थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, नोट। मैथिली को 2003 यानी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में एक मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा के रूप में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, जो मैथिली भाषा है ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। पूछा जाता है कब शामिल किया गया था? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इसे शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, INA यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की? INA किसके दिमाग की उपज थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका 39वीं BPSC में पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, INA का गठन पहली बार 1942 में मोहन सिंह और जापानी मेजर इवाइची फुजिवारा के नेतृत्व में किया गया था। और इसमें ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय युद्ध बंदी शामिल थे, जिन्हें मलायन वर्तमान मलेशिया अभियान और सिंगापुर में जापान के द्वारा पकड़ा गया था। ठीक है। इसका गठन 1942 में मोहन सिंह और जापानी मेजर इवाइची फुजिवारा के नेतृत्व में किया गया था। जुलाई 1943, इंपॉर्टेंट है ये, जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और पुनर्जीवित भारतीय राष्ट्रीय सेना की कमान संभाली, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि INA के सेनापति सुभाष चंद्र बोस कब बने? तो ध्यान रखिएगा, तो जुलाई 1943 में ये INA के क्या बने? सेनापति बने और इन्होंने कमान संभाली इसकी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अनंतिम सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, जो ये BPSC TRE 3 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अनंतिम सरकार, जिसका नाम था आजाद हिंद सरकार, इसकी स्थापना की थी। कई बार कई सारे एग्जाम पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है।
दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। ठीक है, और कोई सुझाव भी हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में जो एका आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकार को कोई कर नहीं, इसका उद्देश्य था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरकार को कर नहीं देना, ऑप्शन ए। देखिए, एका आंदोलन किसान आंदोलन था, पहले तो यही ध्यान रखिएगा, ये क्या था? किसान आंदोलन था, जो लखनऊ में शुरू हुआ और जल्द ही हरदोई, उन्नाव और सीतापुर जिलों में फैल गया और ये एक शक्तिशाली ताकत बन गया। यह आंदोलन हुआ कब था? तो ये नवंबर 1921 में शुरू हुआ और अप्रैल 1922 तक यह चला था। ठीक है, नवंबर 1921 से अप्रैल 1922 तक यह चला था, किसान आंदोलन था ये। एका आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक भारत में भड़के किसान विद्रोह की लहर का हिस्सा था। शुरू में कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन द्वारा शुरू किया गया, बाद में इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? तो मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट है, पहले जब ये शुरू हुआ था तो इसका नेतृत्व जो है कांग्रेस ने और खिलाफत आंदोलन के द्वारा इसका किया गया था नेतृत्व, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व जो है मदारी पासी ने किया था। इसमें शामिल मुद्दे कौन कौन से थे? तो उच्च कर, दर्ज करों से 50% अधिक कर लिया जा रहा था, राजस्व संग्रह के प्रभारी ठेकेदारों का उत्पीड़न शामिल था, और शेयर रेंट की प्रथा, ये सब जो है इसके क्या थे? मुद्दे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसान आंदोलन था, नवंबर 1921 से और अप्रैल 1922 तक चला था, और नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने किया था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट है ये, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेलेंटाइन चिरोल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेलेंटाइन चिरोल या सिरोल। इंडियन अनरेस्ट सर इग्नाटियस वेलेंटाइन चिरोल द्वारा लिखी गई, जो एक ब्रिटिश पत्रकार, विपुल लेखक, इतिहासकार और राजनयिक थे। ये वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को इंडियन अनरेस्ट के जनक की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इंडियन अनरेस्ट के जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ठीक है, यानी भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था वेलेंटाइन चिरोल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? देखिए, पूछा गया प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम.एन. रॉय। 1924 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय एम.एन. रॉय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति पर, लेनिन पर विचार किया और अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद के उच्च स्तरों पर काम किया। 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. रॉय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक तौर पर गठन कब किया गया? तो 26 दिसंबर 1925 को इसका गठन किया गया कानपुर में। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर 1920 में इसकी स्थापना जो है ताशकंद में की गई थी, लेकिन ये औपचारिक रूप से नहीं थी, लेकिन इसकी औपचारिक स्थापना भारत में 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है ये, तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था कोलकाता में, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। इनके बचपन का नाम ये पूछा जाता है, तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मठ की स्थापना किया था इन्होंने। वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की भी स्थापना इन्होंने की थी। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हो गई थी। साल 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इंपॉर्टेंट है ये, 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, इनकी कृतियां ध्यान रखिएगा, तो इनकी पुस्तक है राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग।
ठीक है। और माई मास्टर, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान, ये सब जो है इनकी कृतियां हैं, इंपॉर्टेंट है। इनकी पत्रिका भी ध्यान रखिएगा, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन जो है स्वामी विवेकानंद की जो है पत्रिकाएं हैं, ठीक है। कई सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर विफल हुआ? इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, करा किस मुद्दे पर विफल हुआ था, यानी असफल हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधिमंडल पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ये कब हुआ था? पहले तो यही ध्यान रखिएगा, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक यह चला था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कहां पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में गांधी जी आधिकारिक रूप से कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, ठीक है। इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ राजपुताना नामक जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला एवं मीराबेन भी थी। गांधी जी किस जहाज से गए थे ये भी पूछा जाता है, तो राजपुताना जहाज से गए थे। और उस जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला एवं मीराबेन भी थी। और कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजिनी नायडू ने भी इसमें भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा, क्योंकि दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। यह असफल क्यों रहा? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की और गांधी जी ने क्या कर दिया? इसे अस्वीकार कर दिया, और इसीलिए क्या हो गया? ये असफल हो गया। अतः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण दिसंबर में इस सम्मेलन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन से खाली हाथ निराश मुंबई पहुंचे, और स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। इंपॉर्टेंट है, ये कथन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये कथन गांधी जी ने कब कहा था? तो ये गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारत वापस लौटे थे तो ये कथन कहा था, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत के सचिव सैमुअल होरे थे, और भारत के वायसराय कौन थे उस समय? तो लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। कहां पे? तो ऑप्शन डी, आगा खां पैलेस में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक सत्र में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए 9 अगस्त 1942 को जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? तो ये इन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया था, ठीक है, इन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया था। और इनके साथ जो है सरोजिनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। कांग्रेस को क्या कर दिया गया? तो इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और उसकी जो सारी संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया, और जो कांग्रेस के अन्य नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था? इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना
बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जो बाद में जेल के दीवार फांद कर फरार हो गए। और उन्होंने किसकी स्थापना की थी उसके बाद, आजाद दस्ता की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था, और मेहर अली ने ही जो है साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो और साइमन गो बैक का नारा किसने गढ़ा था, तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट कब आया था, ये आपका 1919 में आया था, और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। क्यों, तो क्योंकि इसके द्वारा जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है सीमित कर दिया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था इसके द्वारा, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इस अधिनियम में ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों को अपार शक्ति प्रदान की गई। इसमें कहा गया कि अधिकारी किसी भी भारतीय को बिना किसी वारंट के कभी भी और कहीं भी गिरफ्तार कर सकते थे। ठीक है, इसलिए इसका विरोध किया गया। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। इसे काले कानून की संज्ञा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून, और रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया और 6 अप्रैल 1919, ये आप डेट ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1919 को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, और अंग्रेज के विरोध में जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बारडोली या बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार पटेल ने, यानी ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह हुआ कब था, ये ध्यान रखिएगा, तो 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारडोली जिले में भू राजस्व में 30% की वृद्धि ने वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली किसानों द्वारा नो रेवेन्यू अभियान के संगठन को जन्म दिया। ठीक है, मवेशियों और भूमि की बड़े पैमाने पर कुर्की करके आंदोलन को दबाने के कांग्रेस के अंग्रेजों के असफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक जांच समिति की नियुक्ति की गई। इसमें क्या किया गया, जब ज्यादा विरोध किया गया तो जो है अंग्रेजों ने एक जांच समिति की नियुक्ति की। जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वृद्धि अनुचित थी और वृद्धि को घटाकर कितना कर दिया गया, जो कर 30% की वृद्धि कर दिया गया था उसको घटाकर 6.03% कर दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और बारडोली में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, इसी सत्याग्रह के बाद जो है सरदार पटेल को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। कहीं कहीं आपको जो है मिलेगा कि महात्मा गांधी जी ने सरदार की उपाधि दी थी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किसे समाप्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में आया था, करा इसके द्वारा किसे समाप्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतीय द्वैध शासन को इसके द्वारा समाप्त किया गया। अच्छा, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, 1919 में हुई थी। ठीक है, और इसे जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया था। इस अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी और प्रांतीय स्तरों पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या किया गया कि प्रांतों को प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान की गई और जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था 1919 में, उसे समाप्त कर दिया गया। और उसे समाप्त कर, ध्यान रखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक है, इसने केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की और ब्रिटिश भारत के प्रांतों और अधिकांश रियासतों से मिलकर एक भारत संघ की स्थापना का इसने सुझाव दिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत जो है 1935 में हुई थी। नोट ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया था, ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने किया था। कब किया था, 1765 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1765 में। बाद में जो है वारेन हेस्टिंग ने जो है इसे समाप्त भी कर दिया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश भारत में अगर पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत
लागू हुआ था। और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू हुई थी। ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बंगाल में पूछा जाए तो 1765 में, प्रांत में पूछा जाए तो 1919 में, और केंद्र में पूछा जाए तो 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया? मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया था? इंपॉर्टेंट है ये, तो 1940 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1940। देखते हैं इसके बारे में, पूरा डेट ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन होता है, ये कहाँ पे होता है? तो ये लाहौर में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में होता है। कब? 23 मार्च 1940 को जो अधिवेशन होता है। ठीक है, इसमें ही पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जो लाहौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसी में जो है पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किया गया था 23 मार्च 1940 को। कुछ नोट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोहम्मद इकबाल को प्रायः मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग का जो है 1930 में जो अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और इसी अधिवेशन में इकबाल ने जो है द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी दो राष्ट्र होने चाहिए, इसमें इकबाल ने कहा था। उसके बाद 1933-35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा, जो बाद में पाकिस्तान बना। इसमें जो है कौन कौन शामिल था? तो पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को शामिल होना था। जो पाकिस्तान शब्द था, इसको किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। और पाकिस्तान में इसमें कौन कौन से उस समय जो है क्षेत्र शामिल थे? तो पंजाब शामिल था, इसमें अफगान शामिल था, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान इसमें शामिल थे। इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में फजलुल हक तथा सिकंदर हयात खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाद में जो है यही प्रस्ताव बना, 23 मार्च 1940 को पारित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नारा स्वराज जनता के लिए वर्गों के लिए नहीं किसने दिया? जो नारा था स्वराज जनता के लिए है, वर्गों के लिए नहीं, यह नारा किसने दिया था? तो CR दास ने, यानी चित्तरंजन दास ने यह नारा दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CR दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, देशबंधु के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने यह नारा दिया था जो स्वराज है ये जनता के लिए है, ना कि वर्गों के लिए। ठीक है, और इन्होंने जो है जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, सभी को पता होगा। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने किया था? CR दास ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, जो 1922 का गया अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 प्रश्न बन देंगे। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी दिया है और पूछ रहा कौन सा कथन सही है। अच्छा, सही नहीं है। ठीक है, ठीक है। पहला है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। बिल्कुल करेक्ट है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी, कहीं कहीं आपको 5 फरवरी मिलेगा। ठीक है, 4 फरवरी 1922 में जो आपका चौरी चौरा कांड हो जाता है, और इसकी वजह से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। ये पॉइंट आपका क्या है? करेक्ट है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नहीं, 1921 में नहीं, इन्हें 1922 में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ये पॉइंट आपका करेक्ट है। गांधी जी ने अपना पहला भाषण 1916 में दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। तो इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, और इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
पंडित मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन उद्घाटन कब हुआ था? फरवरी 1916 में के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किया था। इस अवसर पर गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण दिया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ और थाने के पुलिसकर्मियों के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में जो है 22 पुलिसकर्मी मारे गए और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को असंतोष भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। उसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की इन्हें सजा सुनाई गई। और लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण गांधी जी को पहले ही रिहा कर दिया गया। 5 फरवरी 1924 को इन्हें रिहा कर दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है। इसमें आपका पहला है लेक्स लोकी अधिनियम। ये पहले भी मैं करा चुका हूं। लेक्स लोकी अधिनियम ये आपका 1850 में आया था। बंगाल टेनेंसी अधिनियम ये कब आया था? यानी बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में आया था। आय की सहमति अधिनियम तो ये आपका जो है 1891 में आया था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था लॉर्ड कर्जन के समय में। तो सबसे पहले आपका पहला, फिर दूसरा, फिर उसके बाद आपका तीसरा, फिर चौथा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, लेक्स लोकी अधिनियम यह 1850 में आया था। इसमें क्या था? तो इसका उद्देश्य धर्मांतरित लोगों को पैतृक संपत्ति का अधिकार देना था। इस अधिनियम के तहत ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया। देखिए, पहले क्या होता था? पहले जो अगर कोई अपना धर्म परिवर्तित करता था तो उसे जो है पैतृक संपत्ति नहीं दी जाती थी। लेकिन जो है इस अधिनियम के में कहा गया कि अगर कोई अपना धर्म परिवर्तित करता है तो उसको जो है पैतृक संपत्ति दी जाएगी, यानी पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार उसे दिया गया है इसमें। ठीक है। इससे क्या हुआ? बहुत लोग जो है अपना धर्म परिवर्तित भी किए। बंगाल टेनेंसी एक्ट यानी बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में आया था। यह अधिनियम जमींदारों और उनके किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित करता था। ये जो है जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित करता था। इसका मकसद जमींदारी उत्पीड़न से किराएदारों की रक्षा करना था, यानी ये किराएदारों के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के बाद आया, जिसने जमींदारों को ज्यादा अधिकार दिए थे और किराएदारों के अधिकारों को कम कर दिया गया था। देखिए, 1793 में क्या था? आपका अस्थायी बंदोबस्त आया था और किसके द्वारा लाया गया था इसे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसे लाया गया था। ठीक है। और इसमें क्या किया गया? इसमें जमींदारों को जो है सारे अधिकार प्रदान किए गए। जो कर वसूलते थे, कौन वसूलते थे? तो जमींदार वसूलते थे। इसलिए इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि जमींदारों ने जो है बहुत प्रताड़ित किया किसानों को, यानी जो किराएदार होते थे उनको, और किराएदारों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया 1885 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सहमति की आय अधिनियम। ये कब आया? 1891 में आया था। ये इंपॉर्टेंट है। एक पारसी समाज सुधारक वी.एम. मालाबारी, इनका नाम ध्यान रखिएगा, वी.एम. मालाबारी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1891 में सम्मति आय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 1891 में से पारित कर दिया गया था। और इसमें जो है विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 12 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, यानी 12 वर्ष से कम आयु में कोई अगर विवाह करता था तो उसे जो है अपराध घोषित कर दिया गया था, यानी 12 वर्ष कर दिया गया विवाह की आयु इसमें। और यह अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा इसको, लैंसडाउन के कार्यकाल में से पारित किया गया था। बाकी जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था 1904 में आया था, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम ने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण की शुरुआत की और इसने विश्वविद्यालय शिक्षा के दायरे का विस्तार किया। शोध की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयोगशालाओं जैसी नई पहल की शुरुआत की। अक्सर पूछा जाता है ये किसके समय में आया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में यह आया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विदेशी कंपनी का पटना में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ? ये कई बार पूछा गया है, आप सभी को पता होगा। पटना में किस यूरोपीय कंपनी का सबसे पहले प्रवेश हुआ? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 1632 में हुआ था। ठीक है, 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया
वर्तमान में इसे ही पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाली सामान्यतः बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए पटना में तो डच और बिहार में पूछा जाए तो पुर्तगाली, ठीक है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम कौन इस प्रकार है। सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आया था, अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। ये क्रम भी ध्यान रखिएगा। पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। नेक्स्ट, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ था। नाई धोबी बंद ये क्या था, इस सामाजिक बाइकाट था और जो 1919 में हुआ था। कहाँ पे, ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में प्रतापगढ़ जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह आंदोलन प्रतापगढ़ जिले के किसानों द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में शुरू किया गया था, यानी अंग्रेजों के खिलाफ यह हुआ था। किसानों ने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपना प्रतिरोध और एकजुटता दिखाने के लिए नाइयों, यानी जो नाई थे और जो धोबी थे, इनकी सेवाओं का बहिष्कार किया गया। क्योंकि जो है नाई और ये धोबी ये इंपॉर्टेंट होते हैं सभी के लिए। सामाजिक बहिष्कार का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा क्योंकि नाइयों और धोबियों की सेवाएं दैनिक जीवन के लिए क्या थी, आवश्यक थी। ठीक है, तो ये क्या था, एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट है, विलय की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विलय की नीति यानी हड़प की नीति के बारे में दिया है। अब पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, इस नीति की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुई थी। नहीं, आप सभी को पता है कि किसने लाया था इसे, तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था इसे। तो पहला आपका है गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इस नीति से प्रभावित होने वाले प्रांत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी थे। ये क्या है, करेक्ट है ये। इस नीति ने गोद लेकर वारिस बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ये भी आपका करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसके बारे में। 1848 से 1856 के बीच भारत का जो गवर्नर जनरल था कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। इसके काल में अधिग्रहण की इस नीति यानी व्यक्तिगत सिद्धांत या जिसे हड़प नीति कहा जाता है, इसकी शुरुआत हुई। इस नीति के अनुसार यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं होता है, कराए कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता था तो उसकी रियासत अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन जब्त कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। ये हड़प नीति में कहा गया था इसमें। ठीक है, यानी किसी भी शासक द्वारा गोद लेकर वारिस बनाने की प्रथा को इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था, हड़प नीति के द्वारा। और ये लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। पूछा आता है सबसे पहले हड़प नीति के द्वारा किसे जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, तो सतारा को 1848 में सबसे पहले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो है किसे, सतारा को। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, उसके बाद बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। ये ध्यान रखिए, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है ये, तो इंपॉर्टेंट है ये क्रम। ठीक है, नेक्स्ट है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण जो है किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था, तो विजयनगर के शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनंत सागर तालाब का निर्माण विजयनगर शासकों द्वारा किया गया था। अनंतराज सागर टैंक मालदेवी नदी पर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध के साथ बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य की हम बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1336 में संगम वंश के दो भाइयों हरिहर और बुक्का राय ने किया था। हरिहर राय और बुक्का राय ने इसकी स्थापना की थी 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी क्या थी, हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया। ये राजवंश भी ध्यान रखिएगा, संगम वंश, सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद सुल्लू वंश ने शासन किया था, उसके बाद तुलु वंश ने, उसके बाद आपका अराविदु वंश ने शासन किया था। ये क्रम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं आपका, इसमें पहला है आपका मुदकी का युद्ध। मुदकी का युद्ध देखिए, ये आपका यूपीपीएससी 2022 का प्रश्न है। मुदकी का युद्ध ये कब हुआ था, तो ये आपका 1845 में हुआ था। इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे अभी। 1845 में हुआ था। पोर्टो नोवो का युद्ध कब हुआ था, ये 1781 में आपका पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था।
सकरखेड़ा का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था। और बेदरा का युद्ध इंपॉर्टेंट है ये, तो 1759 में आपका बेदरा का युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा 1724, यानी आपका तीसरा सबसे पहले हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर, तीसरा, फिर उसका आपका चौथा, फिर आपका दूसरा, फिर लास्ट में आपका पहला, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। सकरखेड़ा की लड़ाई ये कब हुई थी, 1724 में हुआ था ये, 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। सकरखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था। सकरखेड़ा का युद्ध जो है बरार में हुआ था। कहां पे हुआ था, बरार में हुआ था। सकरखेड़ा की लड़ाई निजाम उल मुल्क और मुबारिज खान और दक्कन के सूबेदार में लड़ी गई थी। ठीक है, निजाम उल मुल्क, मुबारिज खान और दक्कन के सूबेदार के बीच यह लड़ी गई थी। बेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759 में हुआ था। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजी सेना और डच सेना के बीच यह लड़ा गया था। बेदरा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, ये 1759 में हुआ था। और इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना द्वारा डच सेना को निर्णायक रूप में पराजित किया गया था, और इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में वर्चस्व कायम करने में मदद मिली थी। ठीक है, ये अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था 1759 में, और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था, 1781 में आपका पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। मैसूर के हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह लड़ा गया था, पोर्टो नोवा का युद्ध। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज क्या हुआ, इसमें विजय हुए और इस लड़ाई ने हैदर अली के विस्तार को रोक दिया था। मुदगी का युद्ध 1845 में हुआ था। 18 दिसंबर 1845 को ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनाओं और पंजाब के सिख साम्राज्य की सेना सिख खालसा सेना के बीच यह लड़ी गई थी। जो मुदगी का युद्ध हुआ था 1845 में हुआ था, तो ये आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच यह युद्ध हुआ था, और इसमें सिखों की क्या हुई थी, पराजय हुई थी, यानी अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे, इंपॉर्टेंट है ये। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे, तो ये आपका जाति विरोधी आंदोलन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाए, जाति विरोधी आंदोलन। देखिए, ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, इनका जन्म जो है 11 अप्रैल 1827 को जो है इनका जन्म हुआ था। ज्योतिबा फुले जो है एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के क्या थे, ये लेखक थे। ठीक है, फुले ने अपने अनुयायियों के साथ 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है ये, 1873 में सत्य समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, जिसका अर्थ होता है सत्य के साधक, यानी सत्य शोधक समाज का अर्थ होता है सत्य के साधक, ताकि महाराष्ट्र में निचली जातियों के लिए समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री फुले के साथ मिलकर पूना में एक बालिका विद्यालय खोला था। ये भी ध्यान रखिएगा, उनकी पत्नी का नाम क्या था, सावित्री फुले, और इन दोनों ने पूना में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले को उनके सामाजिक कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि से नवाजा गया था, और इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन सी यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना इंपॉर्टेंट है, तो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। चिटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे अभी। बर्लिन में भारतीय स्वतंत्र समिति की स्थापना 1915 में की गई थी। और केंद्रीय असेंबली बम कांड, यह आपका 9 अप्रैल 1929 में यह हुआ था, केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो उसमें सबसे पहले कौन सी घटना हो जाएगी, 1913, सबसे पहले 1913, यानी पहला किसमें है 1913, उसके बाद 1915, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना, इसका पहला नाम क्या था, ये ध्यान रखिएगा, तो इसका पहले नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। पहले इसका नाम क्या था, गदर पार्टी का पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन इसका नाम था। उसके बाद 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल, संत बाबा वशाखा सिंह दादाहर, बाबा ज्वाला सिंह और संतोष सिंह के नेतृत्व में इसकी स्थापना की थी। और सोहन सिंह भाखना क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसकी पत्रिका थी गदर, और इसी के नाम पे जो है इसका नाम गदर पड़ा। ठीक है, और सोहन सिंह भाखना क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है।
बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना जो है 1915 में हुई थी, और इस गठन के पीछे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता और लाला हरदयाल थे। समिति का गठन द जिम्मरमैन प्लान के तहत जर्मन विदेश मंत्रालय की मदद से किया गया था। ठीक है, 1915 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ था? ये आपका 8 अप्रैल जो है 1929 को क्रांतिकारियों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। इस घटना को आधुनिक भारतीय इतिहास में सेंट्रल असेंबली बम केस के रूप में जाना जाता है। इसे सेंट्रल असेंबली बम कांड के रूप में भी जाना जाता है। चिटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ था? तो ये 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है, 63 युवाओं की एक बैंड, जिनमें से अधिकांश सूरसेन के नेतृत्व में किशोर थे, वे अभिजात बंगाल के चटगांव जिले में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारा इन्होंने, और इसे अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराया, और वहां पर भारतीय ध्वज फहराया। ध्यान रखिएगा, सूरसेन जो है इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है मिलान करना। यहाँ पे आपका व्यक्ति दिया और संबंधित कार्य और पद दिया है। डीके कर्वे सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। ठीक है, जेईडी बेथुन, अभी मैंने बताया था, इन्होंने जो है कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वरचंद विद्यासागर ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। ठीक है, और बीएम मालाबारी, ये आ चुका है, ये बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ए का दूसरा किसमें है? ए का दूसरा आपका ए में है और चौथे में है, और बी का आपका पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, और सी का तीसरा, और सी का चौथा, और डी का तीसरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। तो 1784 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो शाहजहां ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्वतंत्र भारत दिया है, यहाँ पे ब्रिटिश भारत नहीं। स्वतंत्र भारत में जो भूमि सुधार हुआ था उसे पूछ रहा कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भूमि सुधारों का जो मुख्य उद्देश्य था सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना, यानी जिसके पास जमीन नहीं है उसको जो है कृषि भूमि प्रदान करना, इसका उद्देश्य था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है, डिंडीगुल मैसूर में जो है आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना 1755 में किसने किया था? हैदर अली ने किया था। ऑप्शन बी, हैदर अली ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया जिसने परिणाम स्वरूप उदारवादी और उग्रवादी का उदय हुआ? यानी नरम दल और गरम दल के उदय के बारे में इसने पूछा है किस आंदोलन के बाद? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो है इसको कब शुरू किया गया था? तो 7 अगस्त 1905 को जो है इसकी घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में इसको शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस बंगाल का विभाजन किया गया था, और बंगाल विभाजन के विरोध में ही 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी शुरुआत की गई थी स्वदेशी आंदोलन की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके 2 लक्ष्य थे, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। इस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष आदि प्रमुख व्यक्ति थे। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें जो है स्वदेशी का प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है,
बंगाल विभाजन ने उग्रवाद को बढ़ावा दिया तथा भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत में अधिवेशन होता है उसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, किसमें, नरम दल में और गरम दल में, और इसे ही सूरत विभाजन कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? इंपॉर्टेंट है, देखिए सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो ध्यान रखिएगा माइकल ओ डॉयर की थी, ना कि माइकल डायर की। तो ऑप्शन सी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, माइकल ओ डॉयर की हत्या किया था सरदार उधम सिंह ने। ठीक है, क्रांतिकारी उधम सिंह ने जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को, ये डेट ध्यान रखिएगा, 13 मार्च 1940 को लंदन में जनरल माइकल ओ ड्वायर की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल 1919 में पंजाब के तत्कालीन ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम माइकल ओ ड्वायर था। माइकल डायर ने घटना को सही ठहराया था, इस पर जो है सहमति दी थी। जालियांवाला बाग में ध्यान रखिएगा गोली चलाने का अगर पूछा जाए आदेश किसने दिया था, तो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। और जो है रेजिनाल्ड डायर की मृत्यु, ये जो है इनकी मृत्यु स्वतः हो गई थी, नेचुरल डेथ हुई थी इनकी। बाकी जो माइकल ओ ड्वायर था इसकी जो है हत्या उधम सिंह ने किया था 13 मार्च 1940 को। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंपॉर्टेंट है ये, मैंने बताया भी है कई बार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। देखिए इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है राम प्रसाद बिस्मिल और बिस्मिल अजीमाबादी में, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिस्मिल अजीमाबादी की पंक्तियां हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना यानी संस्थापक कौन थे? इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ध्यान रखिएगा इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की थी, और इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इनकी प्रमुख पत्रिका है। ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, द फिलॉसफी ऑफ बम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट है, द फिलॉसफी ऑफ बम ये भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगवती चरण बोहरा। ये आपका टीआरई में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके मध्य और किस वर्ष सालबाई की संधि हस्ताक्षरित की गई थी? ध्यान रखिए सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में हुई थी। तो ऑप्शन में तो यही है ऑप्शन ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के मध्य हुआ था 1782 में सालबाई की संधि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सालबाई की संधि के द्वारा ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक यह चला था। सालबाई की संधि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? वारेन हेस्टिंग। और मराठा की तरफ से तो महादजी सिंधिया, इनके मध्य यह संधि हुई थी। सालबाई जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है, चापेकर बंधुओं ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? इंपॉर्टेंट है ये, चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की थी? तो प्लेग कमिश्नर की हत्या की थी। ऑप्शन बी। चापेकर बंधुओं ने 1897 में, ये ध्यान रखिएगा, सन 1897 में पुणे में प्लेग कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स रैंड और उसके सहायक आयस्ट की हत्या कर दी थी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय अधिकारिता गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? देखिए इंपॉर्टेंट है ये, एसएससी एमटीएस का प्रश्न है। भारतीय अधिकारिता गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1904 में। ऑप्शन सी 1904। देखिए जो अधिकारिता गोपनीयता अधिनियम की जड़ें ये ब्रिटिश औपनिवेशिक युग में है। मूलतः जो इसका जो मूल संस्करण था भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का, ये कब आया था? तो ये आपका 1889 में आया था। इसमें कई बार संशोधन भी किया गया, और जो लॉर्ड कर्जन के समय में भी इसमें कुछ संशोधन करके इसे कठोर बनाया गया, और 1904 में, और इसमें जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें जो 1930 में भी संशोधन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का आयोजन हुआ था। 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसका आयोजन किया गया था, तो फैजपुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, फैजपुर में। जो 1937 का अधिवेशन हुआ था फैजपुर महाराष्ट्र में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो ये कहाँ स्थित है? देखिए आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है ये। तो ये सिंध में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंध पाकिस्तान में है आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ कभी भी पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंध पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये, सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर क्या थी? जनतंत्रात्मक थी। यहाँ पे क्या था? जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। पशुपति की मोहर कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। इंपॉर्टेंट है, जो पशुपति की मोहर थी कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? जो धनुर्वेद है ये क्या है? यजुर्वेद का उपवेद है। करा इसका संबंध किससे है? तो धनुर्वेद है, इसमें युद्ध कौशल से संबंधित है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, युद्ध कौशल से। देखिए, धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिनमें धनुष चलाने की विधा का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बसादिस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन संस्थानों को बसादी या बसादिस कहा जाता है। जैन धर्म की बात करते हैं, इसके पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव इसके पहले तीर्थंकर थे। 24वें कौन थे? तो 24वें जो है आपके महावीर स्वामी थे। 23वें भी ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें निग्रंथ कहा जाता था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट है, बुद्ध चरितम जो है ये अश्वघोष ने लिखा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अश्वघोष। नेक्स्ट है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। जहां मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, धमेक स्तूप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारनाथ में है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, और पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। और इसी स्थान पर अशोक ने धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला इसमें गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सांप्रदायिक पंचाट का निर्णय ये कब आया था? सांप्रदायिक पंचाट तो 16 अगस्त 1932 में आपका सांप्रदायिक पंचाट आया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका 7 सितंबर 1931 से लेकर जो है आपका 1 दिसंबर 1931 तक आपका चला था ये। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट कब आया था? नेहरू रिपोर्ट ये आपका 1928 में आया था। तो सबसे पहले कौन सी घटना होती है इसमें? तो सबसे पहले इसमें आपका नेहरू रिपोर्ट किस ऑप्शन में है? तो सी में है और चौथे में है। तो ये दो तो ऐसे गलत हो जाएंगे आपका। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले आपका 1928, फिर आपका हो जाएगा 1931 मार्च 1931, यानी आपका 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। कब किया था इसकी शुरुआत? 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। उसके बाद ध्यान रखिएगा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1895 में किया था। ठीक है, और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी, यानी होम रूल लीग आंदोलन चलाया था इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने। इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की
पुस्तक है। ठीक है, इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा, मराठा और केसरी, मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, सॉरी पत्रिका है। ठीक है, कौन सा नारा दिया था इन्होंने? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।